हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस का फिज़िक्स टॉपिक, जो है मात्रा और इकाई का टॉपिक। जो आपकी जनरल साइंस है, ये आपकी जो जीएस का जो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका यूपीपीएससी में आपका जीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका जीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये साइंस आपकी उनमें आती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम ये एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा समय की इकाई इनमें से कौन सी होती है समय की इकाई जो भौतिक मात्रा होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? मोमेंटम। तो ये है आपकी जो वो है आपकी न्यूटन सेकंड। कौन सी है? न्यूटन सेकंड। किसकी इकाई है? ये आपकी संवेग की इकाई होती है, न्यूटन सेकंड। संवेग क्या होता है? अब आता है संवेग होता क्या है। संवेग होता है किसी वस्तु पर बल आरोपित करना। मतलब कोई वस्तु है, आपने उस पर बल लगाया है, बल आरोपित किया है। जो वस्तुएं जो किसके बराबर होती है? जो वस्तु के द्रव्यमान। वो बल किसके बराबर होता है? बल होता है इक्वल्स टू जो वस्तु का द्रव्यमान और वेग। जो जो वस्तु पे बल लगा रहे हैं, वो किसके बराबर है? वो वस्तु के द्रव्यमान के बराबर है और वेग के बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? संवेग कहा जाता है। यह वस्तु में ये क्यों उत्पन्न होता है संवेग? ये वस्तु में वेग के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? वेग के कारण उत्पन्न होता है। इसे किससे हम प्रदर्शित करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से डोनेट किया जाता है। यह क्या है? यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसके दो मात्रक होते हैं, या आप न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं या आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भौतिक मात्रा ज्योति। अब हमें बताना है ज्योति की इकाई कौन सी होती है। तो ज्योति की जो इकाई होती है वो होती है आपकी लक्स। कौन सी? लक्स। किसी पृष्ठ के मान लो ये एक पृष्ठ ही है, उसके एकांक क्षेत्रफल मतलब उसके केवल एक हिस्से का जो क्षेत्रफल होता है, उस पर जो ज्योति फ्लक्स हम डाल रहे हैं, जो ज्योति फ्लक्स हम डाल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्ति घनत्व कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है, अगर लक्स भी होती है, या आप इसे ल्यूमेन प्रति मीटर वर्ग भी कह सकते हैं। ल्यूमेन प्रति मीटर वर्ग भी कह सकते हैं या लक्स भी कह सकते हैं। एक फोट में एक फोट इजिकल्स टू 10/4 लक्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता। अब हमें विद्युत चालकता की इकाई बतानी है। तो विद्युत चालकता की इकाई होती है आपकी सीमेंस। क्या होती है? सीमेंस होती है। जो विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, विद्युत प्रतिरोध का या आप नोट कर लीजिए, विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत चालकता कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको इस निशान से प्रदर्शित किया जाता है। इसको निशान किया। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक सीमेंस होता है या ओम भी होता है। इसकी मात्रक कौन सा होता है? इसके मात्रक सीमेंस भी होता है और ओम भी होता है। इसकी एसआई की इकाई जो है वो आपकी सीमेन। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपेक्षित घनत्व। अब हमें आपेक्षित घनत्व की इकाई बताना है। तो आपेक्षित घनत्व की जो आपकी इकाई होती है वो आपकी कोई भी नहीं होती। आपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी पदार्थ का जो आपेक्षित घनत्व होता है
वो किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसके घनत्व किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने से प्राप्त होता है। जो दूसरे पदार्थों का जो घनत्व होता है वो उसके सापेक्ष होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। मान लो आपने बर्फ़ का लिया, जो बर्फ़ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना है, वो 0.1 है। 0.1 है, मतलब क्या है, जो बर्फ़ पानी से बनती है तो जो बर्फ़ का घनत्व है वो पानी के घनत्व का 0.91 गुना होता है। आप खुद समझ गए होंगे, जो बर्फ़ का घनत्व है वो पानी के घनत्व का 0.91 गुना है, 91 गुना है। इसलिए आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व को का फॉर्मूला क्या है? आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला कुछ ऐसे है। जो आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। पदार्थ ए का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ बी का द्रव्यमान। जैसे हमने भी पढ़ा था कि बर्फ़ का द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान का 9 गुना है, तो पदार्थ ए का द्रव्यमान इज इक्वल अपॉन टू पदार्थ बी का द्रव्यमान। तो हम आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मोस जो पैमाना होता है उसका प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। जो खनिजों की कठोरता को जो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसको लिए आपको मोस का प्रयोग किया जाता है। अब यह है कि मोस को किसने बनाया था? तो मोस को बनाया था 1812 में। कब बनाया गया था? 1812 में मोस को बनाया गया था। किसके द्वारा? जर्मन के एक भूवैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था, जर्मन के भूवैज्ञानिक थे फ्रीडरिच मोस के द्वारा ही ये मोस को बनाया गया था। और इन्होंने इस यंत्र का नाम भी ओस ही रख लिया। कब? 1812 में। और इसका प्रयोग किया जाता है कि खनिजों की कठोरता कितनी है, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई। किसी पदार्थ के मात्रा की जो मौलिक इकाई होती है वो होती है मोल। क्या होती है? मोल होती है। मोल एक एसआई मूल मात्रक है जो क्या करता है, जो आपके पदार्थ का मापन करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक दूरी की इकाई नहीं है? अब इसमें एक दूरी की इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है, खगोलीय इकाई आपकी दूरी की इकाई है, पारसेक आपकी दूरी की इकाई है, पर लॉन्ग सेक आपकी दूरी की इकाई नहीं है। पारसेक आपकी दूरी की इकाई नहीं है। ये आपकी दूरी जो पारसेक आपकी दूरी मापने की इकाई है, खगोल आपकी दूरी मापने की इकाई, और इनमें से जो पारसेक की जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो है आपकी पारसेक। कौन सी? पारसेक। पर लॉन्ग सेक आपकी दूरी की नापने की इकाई नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, लॉन्ग सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई कौन सी होती है? ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई इकाई है वो है आपकी वॉट प्रति वर्ग मीटर। कौन सी है? वर्ग प्रति वर्ग मीटर। जो ध्वनि की तीव्रता को एकांक क्षेत्रफल पड़ने वाले ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ध्वनि की जो तीव्रता की जो एसआई मात्रक है वो क्या है आपका? वॉट प्रति वर्ग मीटर है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वॉट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? किस भौतिक इकाई की मात्रा आपका पास्कल नहीं है? वो है आपकी जड़त्व आघपूर्ण की जो इकाई है वो पास्कल नहीं है। दबाव की इकाई आपकी पास्कल है, तनाव की इकाई आपकी पास्कल है, यंग का मापांक की इकाई आपकी पास्कल है, पर आपका जड़त्व आघपूर्ण की इकाई आपकी पास्कल नहीं है। पास्कल दबाव, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई है। यह मात्रक लंबवत बल प्रति इकाई के क्षेत्रफल के बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे दैनिक प्रयोग में हवाई दबाव हेतु प्रयोग किया जाता है। जबकि जड़त्व क्या है? जबकि जड़त्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या है आपका? वो है आपका किलोवाट प्रति मीटर। जड़त्व आघूर्ण का जो आपका इकाई है वो है आपकी किलोग्राम प्रति वर्ग
मीटर। यह है आपकी जड़त्व आघूर्ण की इकाई। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है, अब ये को बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता। तो क्या परिवर्तित नहीं होता, आपका त्वरण एक जैसा ही रहता है। स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, गति परिवर्तित हो जाती है, अंतर परिवर्तित हो जाता है, पर आपका त्वरण एक सा ही रहता है। तो उसका एक सही रहता है। जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है, उसका पथ होता है, जो उसका रास्ता होता है, वो कैसे हो जाता है, वो आपका परवलयाकार हो जाता है, हो जाता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा, गति, अंतर, ये सब तो परिवर्तित हो जाता है, किंतु त्वरण जो है वो अपरिवर्तित रहता है। इस त्वरण का मान क्या रहता है, इस त्वरण का मान हमेशा क्या रहता है, गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर ही रहता है। इसका जो त्वरण है वो बराबर रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये आपका न्यूटन का कौन सा नियम है, तृतीय। कौन सा नियम है, ये आपका तृतीय नियम है। जो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यदि कोई क्या कहता है तृतीय नियम कि यदि एक वस्तु है जो वो दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। इसे क्या कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। मान लीजिए कोई बंदूक से गोली छोड़ रहा है, तो जब बंदूक से कोई गोली छोड़ता है तो जो बंदूक जो गोली पर बल लगा रही है, जो बंदूक गोली पर बल लगा रही है कि वो आगे जाए, तो उसी तरह से गोली भी तो बंदूक पर बल लगा रही है कि वो पीछे की ओर धकेल रही है। आपने देखा होगा जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे चलती है, पर उसके अलावा बंदूक भी तो पीछे जाती है। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तृतीय नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक तोप फायरिंग के पीछे क्यों हटती है, एक तोप जो है वो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। ये भी आपका भी बताया था, तीसरा नियम है कि यदि एक तोप का फायरिंग के बाद इसका पीछे हटना न्यूटन के तीसरे नियम का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में भी जाना जाता है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम आपका जड़त्व का नियम के रूप में कौन सा रहता है, कौन सा, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन का जो पहला नियम होता है। अब इसमें क्या उदाहरण पेश करेंगे। तो इसमें यह है कि यदि कोई वस्तु मतलब विराम अवस्था में है, मतलब कोई वस्तु बैठी है, मान लो कोई चीज़ पड़ी है, किसी टेबल पे कोई सेब पड़ा है, वो पड़ा ही है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वो हिलेगा कैसे। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उसके जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मान लो कोई कॉपी रखी है, तो जब तक उसे कोई हिलाएगा नहीं तो वह हिलेगी नहीं, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि वस्तु में जड़त्व है तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, और ये न्यूटन का पहला नियम होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक वस्तु जब तक स्थित है, जब तक वह स्थिर रहेगी, यदि वह गति में है तो वह गति में रहेगी, तब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह कौन सा नियम है, अभी मैंने आपको बताया था, यह न्यूटन का पहला नियम है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, पर अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो वह गतिमान हो जाएगी। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो और वो अपने एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी कर सके। मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस आती रहती हूँ। अगर आपको और भी इसी तरह से वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट में लिख दीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।